Hello students, this is Rohit Kushwaha and today we are going to discuss a very important part of structure of atom. तो बच्चों देखो आज की क्लास में हम लोग बोहर मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बोहर मॉडल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बोहर मॉडल आया क्यों। ठीक है, तो बच्चों इसके जस्ट पहले आपने एक मॉडल पढ़ा हुआ था। तो लास्ट मॉडल क्या पढ़ा था हम लोगों ने? रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड मॉडल के कुछ ड्रॉबैक थे। क्या ड्रॉबैक थे मैं ऑलरेडी आपको एक बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, फिर मैं देखो आपको बता देता हूं। तो देखो रदरफोर्ड ने क्या बताया कि ये एटम दिया हुआ है, एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? इसके बाहर होता है। तो रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होता है और वो घूमता रहता है। ठीक है, और रदरफोर्ड के पहले एक मैक्सवेल थ्योरी आ चुकी थी जिसको रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, इसलिए उनका मॉडल फेल हो गया। तो देखो मैक्सवेल थ्योरी क्या थी? तो मैक्सवेल ने ये बताया कि जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो वह एनर्जी का लॉस करता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, मतलब ये चार्ज पार्टिकल है। तो ये जब देखो यहाँ पर घूमेगा तो क्या करेगा? एनर्जी का लॉस करेगा, और एनर्जी का लॉस करेगा और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। यानी जैसे जो घूमता जाएगा तो एनर्जी का लॉस करता जाएगा तो इसके पास आता जाएगा और एक टाइम बाद क्या होगा? न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। ठीक है, और जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एटम कोलैप्स कर जाएगा, मतलब वो एटम बचेगा ही नहीं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मिलके एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी रदरफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ एटम को यानी स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है ना, तो इस चीज को एक्सप्लेन किसने किया था? बोर ने एक्सप्लेन किया था। कैसे एक्सप्लेन किया था वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। ठीक है, अब देखो सेकंड चीज और, बोर मॉडल ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी क्या किया था? एक्सप्लेन किया था। तो देखो बच्चों स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखो क्या होता है, मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं, ध्यान से सुनना। जैसे बच्चों देखो एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें क्या है? गैस के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और ये कौन सी गैस है? ये हाइड्रोजन गैस है। तो ये पार्टिकल किसके हो गए? हाइड्रोजन गैस के पार्टिकल्स हो गए। अब बच्चों क्या होगा? इसको मैं नीचे से क्या कर रहा हूं? हीट कर रहा हूं। ठीक है, यानी मैं इसको एनर्जी दे रहा हूं। तो ये देखा गया कि जो हाइड्रोजन गैस, ये जो पार्टिकल्स है, देखो जब तुम इसमें हीट करोगे तो ये जो पार्टिकल है वो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की ही, यानी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को ही एब्जॉर्ब करेंगे। तो और यहां से जो एमिशन होता है, एमिट करते हैं एनर्जी को, वो ऑब्जर्व किया गया कि वो एक स्पेसिफिक टाइप की फ्रीक्वेंसी को ही एमिट कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी कंपाउंड कलर कैसे शो करता है? दो टाइप से, एब्जॉर्प्शन की वजह से, एमिशन की वजह से। मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, आपको याद होगा। ठीक है ना, तो आपको मैंने बताया था कि एब्जॉर्प्शन और एमिशन मतलब क्या क्या होता है, वो भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, तो अगर आपको याद नहीं हो तो क्या करोगे? आप लोग पुराने लेक्चर्स देख लेना मेरे। ठीक है ना, तो बच्चों देखो यहां पर ये ऑब्जर्व किया गया कि यहां पर देखो ये जो गैस है हाइड्रोजन गैस, ये एक स्पेसिफिक टाइप की फ्रीक्वेंसी को ही एब्जॉर्ब कर रहा है और एक स्पेसिफिक टाइप की फ्रीक्वेंसी को ही एमिट कर रहा है। ठीक है ना, तो अब ये स्पेसिफिक टाइप की फ्रीक्वेंसी को ही कर रहा है एब्जॉर्ब और एमिट, इसलिए इसको इस स्पेक्ट्रम, इसको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, तो वहां पर इसीलिए हम उसको बोलते हैं डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं या फिर लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो वो खैर बात की बात है, वो मैं अभी पढ़ा नहीं रहा हूं आपको, जस्ट बता रहा हूं कि इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए भी कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है या फिर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है। ठीक है ना, या हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है। ठीक है, और इसमें ये स्पेसिफिक टाइप की एनर्जी फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब क्यों कर रहा है या स्पेसिफिक टाइप की फ्रीक्वेंसी को एमिट ही क्यों कर रहा है। तो ये चीजें किसने एक्सप्लेन की? बोहर ने एक्सप्लेन की। तो ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए तो बोहर मॉडल बताते हैं। तो जब मैं बोहर मॉडल पढ़ाऊंगा तो ये चीज भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और ये चीज क्या होती है और इसको बोहर ने कैसे एक्सप्लेन किया वो भी मैं डिस्कस करूंगा। क्या आपको यहां तक क्लियर हो गया अभी तक? तो चलो ठीक है फिर। तो बच्चों देखो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में, मेन टॉपिक है जो हम लोगों के आज के लेक्चर का। तो बच्चों देखो रदरफोर्ड मॉडल के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिया है। ठीक है, जब वो फेल हो गया यानी मैक्सवेल की थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो हम लोगों को एक नए मॉडल की जरूरत पड़ी। तो बोर ने क्या किया? अपना एक मॉडल दिया
ठीक है ना। तो उन्होंने देखो क्या क्या एक्सप्लेन किया और कैसे एक्सप्लेन किया वो मैं सब बताने वाला हूँ। तो देखो बोर ने बोला कि ये देखो एटम है, ठीक है। एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो गए। तो बोहर ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे रोटेट करता है। तो बोहर से पहला क्वेश्चन ये पूछा गया कि बताओ इलेक्ट्रॉन यहाँ रोटेट ही क्यों कर रहा है। तो देखो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि कोई भी चीज किसी के अराउंड अगर रोटेट करती है, इसका मतलब उन दोनों में क्या हो रहा है, सेंटीपिटल फोर्स लग रहा है। अब इस सेंटीपिटल फोर्स क्या होता है, ठीक है। सेंटीपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं होता है, यानी कोई भी दूसरा फोर्स उसकी तरह एक्ट कर सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, जैसे देखो मून जो होता है वो अर्थ के अराउंड रोटेट करता है ना। तो मून अर्थ के अराउंड रोटेट क्यों करता है, क्योंकि मून और अर्थ में क्या हो रहा है, सेंटीपिटल फोर्स लग रहा है। रोटेट कर रहा मतलब सेंटीपिटल फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब वो सेंटीपिटल फोर्स आया कहां से, तो अगर आप ध्यान से देखो, अर्थ के मास में और मून के मास में डिफरेंस है, और जहां मास का डिफरेंस होता है वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, और वही ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है, एक्चुअल में उसको घुमाने का काम कर रहा है, मतलब सेंटीपिटल का काम कर रहा है, ठीक है ना। सेम ऐसे देखो, अर्थ क्या होती है, सन के अराउंड रोटेट करती है, यानी अर्थ में और सन में भी क्या लग रहा है, सेंटीपिटल फोर्स लग रहा है। अब वो सेंटीपिटल फोर्स कहां से आया, तो एक्चुअल में अर्थ का मास और सन का मास दोनों में मास का डिफरेंस है, और जब मास का डिफरेंस होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, मतलब वहां पर भी सेंटीपिटल जो फोर्स है वो एक्चुअल में ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग, यानी मून अर्थ के अराउंड रोटेट कर रहा है, अर्थ सन के अराउंड रोटेट कर रही है, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसको रोटेट करने का काम कर रहा है, मतलब सेंटीपिटल का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो सेम उन्होंने लॉजिक दिया कि यहां पर देखो न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। मैं लिख देता हूं, प्रोटॉन है मतलब यहां क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पे क्या है, निगेटिव चार्ज है। तो देखो पॉजिटिव और निगेटिव में क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, यानी यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो कि यहाँ पे सेंटीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा मतलब इसमें सेंटीपिटल फोर्स लग रहा है। तो वो फोर्स कहां से आया, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच में, वही इसको घुमाने का काम कर रहा है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही क्या है यहाँ पर, सेंट्रीपिटल फोर्स है। क्लियर हो गई बात आप लोगों को यहाँ तक, चलो फिर ठीक है। तो बच्चों पहली बात तो बोर्ड ने ये बताई कि ये इलेक्ट्रॉन घूम क्यों रहा है, क्लियर है। अब देखो दूसरी बात बोर्ड ने ये बताई कि इलेक्ट्रॉन जहां पर, इलेक्ट्रॉन हर जगह नहीं घूमता है, इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक जगह पर ही घूमता है, और जहां पर इलेक्ट्रॉन घूमता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्बिट। समझो इस बात को, ठीक है ना। ऑर्बिटल एक अलग होता है, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा जब एक नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट मॉडल पढ़ेंगे हम लोग। तो यहां पे ऑर्बिट की मैं बात कर रहा हूं, ऑर्बिटल नहीं बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन हर जगह नहीं घूमता है, एक स्पेसिफिक जगह घूमता है, और स्पेसिफिक जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है ना। यानी ऑर्बिट किसे बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन जहां घूमता है उसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं। यहां तक क्लियर है आप लोगों को, चलो फिर ठीक है। अब देखो बच्चों, अब देखो दूसरी बात, देखो पहली बात चलो मैं अच्छे और एक्सप्लेन करता हूं आपको। तो देखो बच्चों, मैंने यहां पर क्या किया, एक एटम माना जिसका एटॉमिक नंबर मैंने क्या ले लिया, मान लो एटॉमिक नंबर कितना है उसका, Z है। तो एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर Z है। तो बच्चों बताओ, जैसे कि मैंने ले लिया ZXA ले लिया, ठीक है। बताओ से बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी Z होंगे, ठीक है। मैंने पूछा बताओ बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वो भी Z होंगे, क्लियर है। अब बच्चों मैंने क्या किया, इससे मैंने सारे इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, यानी मैंने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। यानी बोहर मॉडल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो ये था कि ये सिर्फ किसके लिए था, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। तो देखो मैं लिख देता हूं, पहले तो ये मॉडल किसके लिए था, यहां मैं लिख देता हूं, ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये मॉडल सिर्फ उनके लिए है। क्यों एक इलेक्ट्रॉन के लिए ही है वो मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। तो एक इलेक्ट्रॉन, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि हाइड्रोजन मॉडल किस में लगा सकते हो, हाइड्रोजन में आप लगा सकते हो, क्योंकि हाइड्रोजन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन इस मॉडल को आप हीलियम में नहीं लगा सकते, क्योंकि हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो पॉजिटिव, मतलब मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो He+ के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसमें मॉडल लगा सकते हो। जैसे बात करूं लिथियम की बात करूं, तो लिथियम के पास क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इससे तुम्हें 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे तभी ये मॉडल लगा सकते हो, यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए +2 हो गया।
यानी ये सिर्फ उनमें लगेगा सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में, मतलब जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है ना। तो यहां पर देखो बच्चों एटॉमिक नंबर Z है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Z होंगे, तो मैंने से सारे इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिए हैं, तो सिर्फ मैंने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा है। तो यहां पे मैं क्या ले रहा हूं, क्योंकि ये मॉडल सिर्फ किसके लिए है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वालों के लिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या ले रहा हूं, 1 ले रहा हूं। तो कितने भी इलेक्ट्रॉन हो तुम सारे इलेक्ट्रॉन निकाल लो, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दो। ठीक है ना। तो उसी में ये मॉडल लग सकता है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो क्यों उसी में लग सकता है मैं वो भी आगे एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा बस वेट करो आप लोग। तो बच्चों देखो यहां पे मैं बताऊं आपको, तो यहां पे देखो बच्चों एक मैंने एटम लिया, उसका एटॉमिक नंबर Z है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन Z हो गए। अब बच्चों बताओ एक प्रोटॉन पे चार्ज कितने का होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होता है ना। तो मैंने बोल दिया E का चार्ज होता है। तो बताओ बच्चों यहां पे बताओ Z प्रोटॉन पे चार्ज कितने का होगा, एक प्रोटॉन पर E का चार्ज होता है, तो Z प्रोटॉन पे चार्ज कितने का होगा, Ze का चार्ज होगा, है ना। अब बच्चों बताओ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितने का होता है, इलेक्ट्रॉन पर भी E का चार्ज होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे -E का होता है और प्रोटॉन पे +E का होता है। E मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है। तो यहां देखो मैं बात करूं, यहां पे चार्ज कितना होगा, यहां पर भी E का चार्ज होगा। मैं E की वैल्यू लिख देता हूं, E की वैल्यू कितनी होगी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये क्या होगा, वो भी नेगेटिव का होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। यानी मैं ये बोलूं कि ये जो एटम लिया है हम लोगों ने, ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना लिया हम लोगों ने, Z लिया हुआ है, इसका मतलब इसमें न्यूक्लियस में क्या होंगे, Z प्रोटॉन्स होंगे, और एक प्रोटॉन पे चार्ज E का है, तो Z प्रोटॉन पे चार्ज कितना हो जाएगा, Ze का चार्ज हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर होगा ऑर्बिट में, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितने का हो जाएगा, वो E का चार्ज हो जाएगा। तो ये -E है और ये क्या हो गया, +Ze है, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, चलो फिर बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों देखो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में बता चुका हूं, दो चार्ज के बीच में कितना होता है, K Q1 Q2 डिवाइड बाई R², और सेंटीमीटर फोर्स क्या होता है, ये होता है mv²/r होता है। तो बच्चों ये वाला पार्ट आपको किस में पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना। तो तब तक आप वेट करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ाया जाएगा और सेंटीमीटर फोर्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। अभी आप मान लो कि ऐसा होता है। तो देखो जो K मीन्स होता है कांस्टेंट, Q1 मतलब क्या हो गया, चार्ज, तो ये चार्ज कितने का हो गया, तो न्यूक्लियस में चार्ज होगा +Ze का, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या है, सिर्फ प्रोटॉन है, और वो कितने प्रोटॉन है, Z प्रोटॉन्स है। तो एक प्रोटॉन पे चार्ज इतने का होता है, तो Z प्रोटॉन पे चार्ज कितना हो गया, पॉजिटिव Ze। तो मैं E की वैल्यू नहीं रख रहा हूं, E की वैल्यू ये लिखी हुई है। ठीक है। Q2 पे चार्ज कितना हो गया, Q2 मतलब ये वाला चार्ज की बात हो रही है, तो इस पे चार्ज कितने का होगा, -E का होगा कि नहीं होगा। R, तो ये R ही लिखा हुआ, R मतलब जो बीच की डिस्टेंस है उसको हम लोग R बोल रहे, रेडियस, तो मैं लिख देता हूं, इसको बोले R बोल रहे हम लोग। ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखना कैलकुलेशन, ये क्या लिखा हुआ है, mv² डिवाइड बाई R लिखा हुआ है। तो बच्चों देखो यहां से ये एक इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ध्यान से देखो। तो बोहर ने यहां पर दो इक्वेशन बनाई थी, पहली इक्वेशन आपको समझ में आ गई यहां पर, है ना। उस दो इक्वेशन से मैं बहुत सारी वैल्यू बताऊंगा। तो ये इक्वेशन कैसे बनी, इन्होंने बस ये बताया कि इलेक्ट्रॉन घूमता क्यों है, सेंटीपिटल फोर्स की वजह से, और वो सेंटीपिटल फोर्स कहां से आता है, जो एक्चुअल में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वही किसका काम कर रहा है, सेंटीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। ठीक है। तो आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर मैं रफ करके नेक्स्ट पार्ट बताता हूं इसी का। नोट हो गया, चलो बेटा बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों मैं लिख देता हूं, इन्होंने यहां पे इक्वेशन क्या बनाई, K Q1 Q2 डिवाइड बाई R² इक्वल टू क्या होगा, mv² डिवाइड बाई R। अब ये R से R कैंसिल कर देना। ठीक है। तो ये एक इक्वेशन हो गई। अब देखो दूसरी बात क्या बताई इन्होंने, तो दूसरी बात इन्होंने ये बताई कि इलेक्ट्रॉन हर जगह रोटेट नहीं करता, इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक जगह रोटेट करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है ना। तो उन्होंने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन हमेशा वहां रोटेट करता है जहां उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, क्वांटाइज होता है, या फिर बोल सकते हो वहां पे जहां
इसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यानी क्या हुआ, बोहर ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, तो एक्सपेरिमेंट करके ये ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रॉन हर जगह रोटेट नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ रोटेट करता है? इलेक्ट्रॉन हमेशा वहां रोटेट करता है जहां उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है m इंटू वी। तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? m इंटू वी इंटू आर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा वहां रोटेट करता है जहां उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? h/2π का मल्टीपल होता है, मतलब n एक नंबर होगा। n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, ये जस्ट नंबर है। n की वैल्यू कभी भी 0.5 नहीं लोगे आप, है ना, और n की वैल्यू 1/2 भी नहीं लोगे, 1/3, ये सब n की वैल्यू नहीं चलेगी। तो n क्या होगा तुम्हारा? एक नंबर होगा, 1 से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी ले सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ, ये कैसे पता चला? उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ वहां रोटेट कर रहा है जहां जहां h/2π, यानी जहां उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो h/2π का मल्टीपल है। तो मल्टीपल के लिए मैंने n का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो ये नोट कर लिया आप लोगों ने। तो मैं नीचे वाला पार्ट को रफ कर दूं, चलो फिर तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यानी मैं बोल सकता हूँ ये वैल्यू, देखो एग्जांपल के तौर पे मैं ले सकता हूँ MVR इक्वल टू 1 रख दोगे तो h/2π आ जाएगा, है ना। अगर 2 रख दोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? MVR इक्वल टू आ जाएगा 2h/2π आ जाएगा। अगर 3 रख दोगे तो क्या आ जाएगा? MVR इक्वल टू 3h/2π आ जाएगा। ऐसे ऐसे तुम कितना भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो यहां तक देखो बच्चों, 2 इक्वेशन बन गई। एक इक्वेशन ये थी और सेकंड इक्वेशन ये बन गई। अब देखो ये 2 इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है ना, और मैं बहुत सारी वैल्यू को कैलकुलेट करता हूं। तो आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों देखो, अभी तक हम लोगों ने 2 इक्वेशन बनाई थी। पहली इक्वेशन कैसे बनाई थी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू सेंटीपिटल फोर्स किया था हम लोगों ने, तब ये वाली इक्वेशन फॉर्म हुई थी। याद आ रहा आप लोगों को? जस्ट अभी किया था, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया हम लोगों ने। अब देखो इस r से ये r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो मैंने इस r से ये r को कैंसिल कर दिया, तो एक इक्वेशन ये आ गई, ठीक है। और बच्चों ध्यान से देखो, ये सेकेंड इक्वेशन आई थी। सेकेंड इक्वेशन ये वाली कैसे आई थी कि इलेक्ट्रॉन हमेशा वहां रोटेट करेगा जहां उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ठीक है ना। वो कैसे आया था? वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, तो उससे उन्होंने वो ऑब्जर्व किया था, तो ये हो गया। अब बच्चों देखो, इन 2 इक्वेशन को सॉल्व किया हम लोगों ने। तो इन 2 इक्वेशन को यहां से देखो v है और r है, यहां पे भी देखो क्या है, v है और r है। तो v और r के फॉर्म में देखो मैंने कन्वर्ट किया। तो आप इन दोनों को सॉल्व करना। तो सॉल्व करने के बाद रिजल्ट देखो ये आ रहा है। तो यहां पे देखना r इक्वल टू ये आ रहा होगा, ठीक है, और v इक्वल टू ये आ रहा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो आप चाहो तो वीडियो को पॉज करो और इन दोनों को सॉल्व करके देखो ये वाली वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। यानी यहाँ पर 2 अननोन है, वेलोसिटी और रेडियस। यानी मैंने 2 की वैल्यू, 2 इक्वेशन है, तो 2 इक्वेशन से तुम 2 ही चीजें सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो यहां से मैंने v और r को सॉल्व कर लिया है। तो v और के सब बने, इन सब कांस्टेंट की वैल्यू में की जगह मैंने रख दिया, यानी कांस्टेंट के टर्म में, ठीक है। अब बच्चों देखो ये मैंने ऐसा क्यों किया, ध्यान से देखना। यहां पे देखो आपको क्या क्या वैल्यू गिवन है, तो मैं लिख देता हूं। h मींस क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड होता है, ठीक है। पाई मतलब भी कांस्टेंट है, कितना होता है? 3.14 होता है। m मतलब हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg होता है। ये भी सब आपको पता है, ठीक है ना। k मीन्स कांस्टेंट होता है, तो k की वैल्यू भी लिख देता हूँ। k मीन्स क्या होगा? 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। E मीन्स भी कांस्टेंट है, तो E की वैल्यू भी मैं लिख देता हूँ। E की वैल्यू क्या होगी? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम हो गया, ठीक है ना। तो कूलम लिखा हुआ है, मैं सही से लिख देता हूँ। तो यहाँ और क्या बचा हुआ है आपको? ये सारी वैल्यू हो गई। n बचा हुआ है यहाँ पर और z बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी सारी वैल्यू हो चुकी है। अब देखो बच्चों यहाँ पर n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो n मीन्स क्या होगा? n मीन्स होगा ऑर्बिट की बात हो रही है, ठीक है। यानी किस ऑर्बिट? n इक्वल टू 1 मतलब न्यूक्लियस के जस्ट पास वाला जो ऑर्बिट है उसकी बात हो रही है। n इक्वल टू n हमेशा नंबर में होगा, 1 2 3 4 5, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया।
तो n की वैल्यू 1 मतलब न्यूक्लियस से जस्ट पास वाले ऑर्बिट यानी पहली बार इलेक्ट्रॉन जहाँ रोटेट कर रहा होगा उसको n इक्वल टू 1 बोलते हैं। n इक्वल टू 2 मीन्स जो उससे थोड़े दूर पे होगा नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन। n इक्वल टू 3 मतलब उससे जो थोड़ी दूर पे होगा उस इलेक्ट्रॉन के उस ऑर्बिट की बात कर रहा है। ठीक है, तो n इक्वल टू 1 मतलब न्यूक्लियस से जस्ट पास वाला ऑर्बिट, n इक्वल टू 2 मतलब उससे थोड़ा दूर वाला ऑर्बिट, n इक्वल टू 3 मतलब न्यूक्लियस से और दूर वाला ऑर्बिट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन हर जगह रोटेट नहीं करता है, जहां जहां रोटेट करता है इलेक्ट्रॉन हमेशा वहां रोटेट करता है जहां उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का मल्टीपल होगा। ठीक है, चलो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो Z मीन्स बच्चों क्या है, Z मीन्स होगा एटॉमिक नंबर। क्लियर है। R मतलब क्या हो गया, ये हो जाएगा रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ठीक है ना, तो ये R हो गया। अब बचा वेलोसिटी, तो V मतलब क्या हो जाएगा, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में होगा तो घूम रहा होगा तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तो V मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहाँ पर, किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है तो उसको V से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग इस पार्ट को पहले नोट कर लीजिए। तो बच्चों देखो, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने इसको नोट कर लिया होगा, तो मैं रफ कर दूँ। चलो फिर ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप लोग बस याद करते चलो। देखो पहले मैंने क्या किया, दो इक्वेशन को बनाई, फिर दो इक्वेशन को सॉल्व करके मैंने वो ऐसा टाइप का लिख दिया। ठीक है, यानी बस रीअरेंज करके लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर ही सारे कांस्टेंट की वैल्यू उठा के यहाँ पुट करोगे। ठीक है ना, तो R की जो वैल्यू आएगी, देखो ये सब कांस्टेंट है ना, ये सब कांस्टेंट है, सबकी वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे जो R की वैल्यू आएगी, देखो क्या आएगी मैं बता दे रहा हूँ। तो R इक्वल टू आएगा 0.529। यहाँ पर क्या क्या वैल्यू तुम्हें नहीं पता है, n मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट है, Z मीन्स एटॉमिक नंबर है, ये तुम्हें दोनों नहीं पता है। तो ये जो वैल्यू है किसके टर्म में आएगी, n² डिवाइड बाई Z के टर्म आएगी, वो भी एंगस्ट्रॉम में आएगी। ठीक है, और 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, चलो फिर बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों देखो, यहां पर जब सारे कांस्टेंट की वैल्यू उठा के रखोगे तो पाई कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो v की वैल्यू Z/n के टर्म में आएगी। तो मैं देखो डायरेक्ट लिख देता हूं, तो v की वैल्यू सॉल्व करने पे कितनी आएगी, 2.18 इंटू 10⁻6 Z/n मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, तो बच्चों देखो ये दोनों वैल्यू आपको याद रखनी है। यानी आपसे एक देखो इस वैल्यू का यूज क्या क्या कर सकते हो, बोलेगा कि बताओ बच्चों हाइड्रोजन एटम है। पहली बात तो ये मॉडल किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जिनके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। यानी अभी बताया था मैंने, H में यूज कर सकते हो, He+ में यूज कर सकते हो, Li करोगे तो +2 होगा, तो लिथियम पे यूज नहीं होगा, Li+2 में यूज होगा। ठीक है, तो अगर बच्चों आपको अब देखो यहां से रेडियस निकालनी हो किसी भी एटम के किसी भी ऑर्बिट के, अगर आपको रेडियस निकालनी है, जैसे मैंने पूछ लिया कि बताओ बच्चों कैलकुलेट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, वो भी कौन सा ऑर्बिट की, देखो बच्चों यहाँ पर हाइड्रोजन एटम की आपको क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर मुझे हाइड्रोजन के बारे में पता है, तो यानी मुझे Z की वैल्यू पता है। Z मीन्स क्या था, एटॉमिक नंबर था, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आपको पता होता है। यानी एटम के बारे में इंफॉर्मेशन देगा तो आपको Z की वैल्यू पता होगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी Z पता होगा, यहाँ पे भी Z पता होगा। अब बोलेगा कि बताओ बच्चों रेडियस निकालो, तो रेडियस के लिए Z के साथ साथ तुम्हें n भी पता होना चाहिए। तो अब ये बोलेगा कि हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है। जैसे देखो हाइड्रोजन का टर्म ऐसा होगा, देखो यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियस हो गया यानी पॉजिटिव चार्ज हो गया। इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, फर्स्ट ऑर्बिट मतलब इलेक्ट्रॉन हर जगह तो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक जगह होता है। ठीक है ना, जिसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं। तो ये वाला क्या होगा, n इक्वल टू 1 ऑर्बिट है। इससे थोड़ा दूर होगा तो क्या होगा, ये n इक्वल टू 2 ऑर्बिट हो जाएगा। इससे थोड़ा दूर होगा तो क्या हो जाएगा, ये n इक्वल टू 3 ऑर्बिट हो जाएगा।
ठीक है। तो हाइड्रोजन के कौन सा ऑर्बिट की तुम्हें रेडियस निकालनी है, ये भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा। फर्स्ट ऑर्बिट रेडियस पूछेगा तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस पूछ रहा है। सेकंड ऑर्बिट की रेडियस पूछेगा, मतलब यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस पूछ रहा है। थर्ड ऑर्बिट की रेडियस पूछेगा, मतलब इसके न्यूक्लियस से लेकर, न्यूक्लियस का सेंटर से लेके थर्ड ऑर्बिट की रेडियस पूछेगा। फोर्थ ऑर्बिट पूछेगा तो ये फोर्थ हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन हर जगह रोटेट नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन कहां कहां रोटेट करता है, जहां उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है। तो आपको एटम के बारे में पता होगा कि हाइड्रोजन एटम की रेडियस निकालनी है, कि He+ एटम की निकालनी है, कि लिथियम+2 आयन की निकालनी है। तो आपको Z की वैल्यू पता होगा और N की वैल्यू भी क्वेश्चन में दी जाएगी, ठीक है ना। और Z और N पता होगा तो आप किसी भी एटम की रेडियस निकाल सकते हो। और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा, यानी इलेक्ट्रॉन अगर आपका यहाँ पर है, फर्स्ट ऑर्बिट में रोटेट करेगा हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में, तो पूछ लेगा बताओ बच्चों उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। हाइड्रोजन बोल रहा मतलब Z की वैल्यू 1 होगी, और फर्स्ट ऑर्बिट में यानी N की वैल्यू 1 रख दो तो वेलोसिटी आ जाएगी। बोलेगा नहीं नहीं फर्स्ट में ना निकालो तुम, थर्ड ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में होता, पहली बात एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए है, तो अगर एक ही इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर थर्ड ऑर्बिट में होगा, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट यहाँ पर है, तो बताओ इसकी क्या होगी, रेडियस कितनी होगी। तो हाइड्रोजन का थर्ड ऑर्बिट की निकालने में ही है, तो क्या होगा, हाइड्रोजन क्या होगा, Z यहाँ 3 रख दिया, चलो हाइड्रोजन है मतलब Z1 रख दिया, और थर्ड ऑर्बिट की रेडियस मतलब 3 रख दो, तो यहाँ पर रेडियस की वैल्यू आ गई। पूछेगा अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती, तो हाइड्रोजन है मतलब Z कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। और थर्ड ऑर्बिट में वेलोसिटी पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या करोगे, N की वैल्यू 3 रख दो, तो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ से किसी भी एटम की रेडियस, ऑर्बिट की रेडियस निकाल सकते हो, और अगर उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो निकाल सकते हो। बट इसका ड्रॉबैक सबसे बड़ा क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शन की मैंने बात की है, बट यहाँ पे मैंने रिपल्शन की बात नहीं की है, क्योंकि प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। बट अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल भी करेंगे। तो बोर ने क्या किया था, सिर्फ अट्रैक्शन कंसीडर किया था, रिपल्शन कंसीडर नहीं किया था। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके बाद का पार्ट पढ़ता हूँ। तो बच्चों देखो ध्यान से सुनो, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जैसा अभी देखो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंसीडर किया हुआ है ना, तो वहाँ पे देखो मैंने साइन को इंक्लूड नहीं किया हुआ था, जबकि वहाँ पे +ZE और -E का साइन आ रहा था, ठीक है। क्योंकि फोर्स में साइन इतना मैटर करता नहीं है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पर एक प्लस चार्ज था और एक माइनस चार्ज था, तो वो तो पता ही है कि प्लस और माइनस में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, उसे मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। अगर सिमिलर चार्ज होंगे तो क्या होगा, रिपल्शन फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे चार्ज क्या था, अपोजिट चार्ज था, इसका मतलब अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, तो वहाँ पे साइन लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैंने जितनी भी अभी कैलकुलेशन की है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लेके, वहाँ पे मैंने साइन नहीं लिया हुआ था, ठीक है। तो बच्चों देखो अभी तक मैंने डिस्कस किया कि बोहर ने क्या क्या बताया था, ठीक है ना। तो बोहर ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन रोटेट क्यों कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो कि इसको रोटेट करने का काम कर रहा है, ठीक है ना। फिर हमारे लोगों ने सेकंड क्या बताया था बोहर ने, कि इलेक्ट्रॉन हमेशा वहां रोटेट करेगा जहां उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का मल्टीपल होगा, ठीक है। फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया हम लोगों ने, तो सॉल्व करके दो वैल्यू आई, एक रेडियस इक्वल टू फॉर्मूला क्या आया 0.529 n² आ गया, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया 2.18 इंटू 10⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। यानी अगर आपको वेलोसिटी या फिर रेडियस की वैल्यू निकालनी है तो आपको Z और n की वैल्यू पता होनी चाहिए, यानी किस एटम की आपको रेडियस और वेलोसिटी निकालनी है और किस ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है। तो एटम और ऑर्बिट पता होगा तभी तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। क्योंकि जितना देखो ये न्यूक्लियस का सेंटर है, और जितना फर्स्ट ऑर्बिट मतलब यहां तक की डिस्टेंस पूछ रहा है रेडियस, सेकंड ऑर्बिट मतलब ये रेडियस पूछ रहा है, थर्ड मतलब उसके बाद ये पूछ रहा है, फोर्थ मतलब ये पूछ रहा है। तो जैसे से आप क्या करोगे, ऑर्बिट बढ़ाते जाओगे, यानी n की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे रेडियस इंक्रीज करती जाएगी, ठीक है ना। अब वही पूछ रहा है देखो। अब बच्चों देखो यहाँ पे हम लोग इसे काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, तो देखो ध्यान से देखना, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, ½ mv² होता है। तो m मतलब क्या हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है। और v वेलोसिटी हो गया, और ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। तो बच्चों यहाँ पर वेलोसिटी करो जब रखोगे तो यहाँ पे स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे Z² और n² के टर्म में आएगी। मतलब अब जब इसको रख के सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी 13.6
जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और ये वैल्यू किस में आएगी, ये वैल्यू आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है ना, तो इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लो। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखो, 3 फॉर्मूले अभी तक आपको याद रखने हैं जो हम लोग डिस्कस किए हैं। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, एंड थर्ड नंबर ये हो गया। क्लियर है आप लोगों को? चलो फिर तो बहुत अच्छी बात है, नोट करिए आप लोग जल्दी से इसको। नोट हो गया? तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब बच्चों देखो, ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो दो चार्ज के बीच में पोटेंशियल एनर्जी होती है, हम लोगों ने डिस्कस किया था कब, जब सब बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे हम लोग। तो कैसे, देखो यहाँ पर देखो मैंने क्या माना था कि एक एटम माना था जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, Z माना था। उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, वो भी Z होंगे। एक प्रोटॉन पे E का चार्ज होता है, तो Z प्रोटॉन पे चार्ज कितने का हो जाएगा, ZE का चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस में जो चार्ज होगा वो ZE का चार्ज होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितने का होगा, वो E चार्ज होगा। तो प्रोटॉन पे इलेक्ट्रॉन पे इक्वल चार्ज होता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या होता है, साइन का डिफरेंस होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो Z आपको सही से दिख रहा है, मैं सही से बना देता हूँ। तो एक Z लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे क्या होता है, इक्वल चार्ज होता है, बट उसमें साइन क्या होता है, अपोजिट होता है। चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं। तो दो चार्ज के बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, K Q1 Q2 डिवाइड बाई R। अगर R स्क्वायर कर दोगे तो फोर्स बन जाएगा, ठीक है ना। R करने पे क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी आती है। R मतलब क्या होगी, इसके बीच के डिस्टेंस की बात हो रही है, इसके न्यूक्लियस के सेंटर से लेके इलेक्ट्रॉन के बीच के डिस्टेंस, उसको बोलते हैं R मतलब रेडियस, ठीक है ना, बीच के डिस्टेंस हो गई। अब देखो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। K की वैल्यू आपको पता ही, K कांस्टेंट होता है। Q1 की वैल्यू क्या होती है, Q1 होता है, देखो Q1 मतलब क्या हो गया, ये चार्ज हो गया, यानी चार्ज क्या हो गया, ZE का चार्ज हो गया, ठीक है। अब देखो Q2 चार्ज कितना होगा, Q2 चार्ज जो होगा वो किस पर चार्ज होगा, E पर चार्ज होगा। तो देखो बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पे चार्ज कितने का हो गया, -E का चार्ज हो गया। यहाँ पे कितने का हो गया, पॉजिटिव का हो गया। तो देखो बच्चों यहाँ पर प्रोटॉन पे चार्ज कितने का होता है, +ZE, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितने का होता है, -E, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से देखो, इसके पहले मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। तो वहां मैंने क्या लिखा था, ZE लिखा था और E लिखा था, क्योंकि जब मैं फोर्स की बात करता हूं तो वहां पे साइन लिखो या ना लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको एनर्जी के बारे में बताना है तो एनर्जी विद साइन आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स तो मुझे पता ही था, अपोजिट चार्ज मुझे पता है तो कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, तो मुझे साइन लगाना ही नहीं है। सिमिलर चार्ज होगा तो कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्शन फोर्स लगेगा। लेकिन एनर्जी क्या होता है, एनर्जी अगर निगेटिव है तो मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मैं पढ़ा चुका हूं, यानी एनर्जी रिलीज हो रही है। और एनर्जी पॉजिटिव आएगी, इसका मतलब क्या हो गई, एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो कभी भी एनर्जी अगर प्लस करके लिखी हुई है मतलब एनर्जी दी जा रही है, और माइनस करके लिखी है मतलब उससे एनर्जी निकल रही है। तो प्लस माइनस से बहुत फर्क पड़ता है। तो जब भी हम लोग एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो साइन लेके चलते हैं, लेकिन जब हम लोग फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो साइन लेके नहीं चलते हैं, ठीक है। तो साइन लेकर नहीं भी चलोगे तो फोर्स में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अपोजिट चार्ज मतलब क्या हो गया कि उसमें रिपल्शन फोर्स नहीं लग रहा है, उसमें अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करो, देखो अब यहाँ पे R का ये वाला फॉर्मूला रखो, तो R का फॉर्मूला रखोगे तो क्या आएगा, 0.529 n स्क्वायर बाई Z। तो यहाँ पे रखोगे n स्क्वायर और Z करोगे तो Z ऊपर जाएगा, Z क्या हो जाएगा, Z का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो K बच्चों कांस्टेंट है, E भी कांस्टेंट है, यहाँ पर देखो ये वाली वैल्यू भी कांस्टेंट है, यानी पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू आएगी वो ऊपर Z होगा और नीचे क्या होगा, n स्क्वायर Z होगा। यानी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू सॉल्व करने पर क्या आएगी, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि ये वैल्यू से इंपॉर्टेंट है, बस आपको याद रखनी है। तो वैल्यू आएगी -2 × 13.6 Z स्क्वायर बाई n स्क्वायर, ठीक है। और ये वैल्यू भी किस में होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी। तो बच्चों देखो ये वाली वैल्यू भी नोट कर लो, आपको याद रखनी है। क्या क्या याद रखना है, रेडियस की वैल्यू, ठीक है, वेलोसिटी की वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं बच्चों बात करूँ कि बताओ टोटल एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, तो टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी
प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, अब देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, ये थी 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर थी, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, ये है तुम्हारी -2 इंटू 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और ये किस में है, सब दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि जो टोटल एनर्जी की वैल्यू आएगी, तो यहाँ देखो ध्यान से, तो जो टोटल एनर्जी की वैल्यू आएगी, तो देखो यहाँ पे -2 इंटू है, यहाँ पर देखो माइनस करोगे तो आएगा -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और ये क्या आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। तो ये है बच्चों पांचवा फॉर्मूला। ठीक है, तो ये 5 के 5 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, तो जल्दी से आप लोग इसको नोट करिए, जल्दी करिए नोट, फिर हम लोग आगे पार्ट डिस्कस करते हैं। तो बच्चों देखो, अभी तक मैं आपको बोहर मॉडल के बारे में बता रहा था, और वहां पे मैंने क्या किया था, 5 फॉर्मूले डिस्कस किए थे, जो कि फॉर्मूले क्या कहते हैं, एक तो रेडियस का फॉर्मूला था, इक्वल टू क्या था, 0.529 एन स्क्वायर डिवाइड बाई जेड था। ठीक है, और दूसरा क्या था, वेलोसिटी का फॉर्मूला था, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा, 2.18 इंटू 10⁻⁶ जेड बाई एन, और ये किस में था, मीटर पर सेकेंड में था। थर्ड फॉर्मूला क्या था, काइनेटिक एनर्जी का था, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या था, 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और ये किस में था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला क्या था, पोटेंशियल एनर्जी का था, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या तो होता है, -2 इंटू 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और लास्ट क्या था, टोटल एनर्जी का, तो टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बच्चों देखो, ये वाले फॉर्मूले अगर मुझे याद है तो आपको भी याद करने हैं, क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। ठीक है ना, तो अगर फॉर्मूले आपको याद नहीं है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो अब देखो बच्चों, आपको पता है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, और एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू क्या होगा, एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, अब बच्चों देखो, इस फॉर्मूले का देखो क्या क्या आपसे इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी। तो आपसे देखो जेड और एन के बारे में इंफॉर्मेशन दी होगी, जेड मतलब एटम के बारे में आपको बताया जाएगा, और एटम के बारे में पता है आपको, मतलब इसका मतलब जेड की वैल्यू पता है। ठीक है, और ये सिर्फ मॉडल सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है, तो देख लेना वो सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है कि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन की बात करेगा तो ये वाला मॉडल लगेगा ही नहीं उसमें, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स की बात हुई है, और एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो वहां रिपल्शन भी लगेगा, जबकि बोर ने क्या किया था, रिपल्शन को कंसीडर ही नहीं किया था। ठीक है, अब देखो बच्चों, जेड की वैल्यू पता चल गई, क्योंकि एटॉमिक नंबर पता है आपको, तो जेड पता है, और किस ऑर्बिट की बात कर रहा है वो भी आपको पता चल जाएगा, तो ऑर्बिट मेंशन होगा आपको क्वेश्चन में ही, और जेड एन पता होगा तो आप इजीली रेडियस, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी सब कुछ निकाल सकते हो। ठीक है, अब बच्चों देखो, यहाँ से कुछ कुछ क्वेश्चन आपसे देखो ऐसे लॉजिकली पूछे जाएंगे। क्या क्या पूछा जाएगा, बोलेगा कि बताओ बच्चों, अगर मैं एन की वैल्यू इंक्रीज करता हूँ, मतलब ऑर्बिट इंक्रीज करूंगा, तो मतलब रेडियस की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी। तो देखो बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, तो आर इंक्रीज करोगे तो रेडियस की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, अब बच्चों का मैं ध्यान से देखो, रेडियस इंक्रीज करेगी जब एन इंक्रीज करेगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि बताओ, अगर रेडियस का के बीच का, देखो जैसे मैं देखो एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे बच्चों में अगर मैं R1 निकाला, ठीक है, मैं किसके लिए निकाल रहा हूँ, ये फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम मैंने बोल दिया, इसका मतलब क्या होगा, जेड की वैल्यू फिक्स हो गई, 1 हो गई। तो बताओ बच्चों, रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो जो रेडियस का फॉर्मूला होगा कितना होगा, 0.529 हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ n इक्वल टू 1, मतलब मैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ, तो R1 बोल रहा हूँ। R1 की वैल्यू क्या होगी, 0.529, और यहाँ 1 का स्क्वायर करोगे तो सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर n इक्वल टू 2 रखोगे, मतलब सेकंड ऑर्बिट की बात हो रही है, तो n इक्वल टू 2 अगर यहाँ पे रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 का मल्टीप्लाई करो, तो इसकी 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, अप्रॉक्सीमेट में लिख दे रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेट चलो लिख रहा हूँ, 2.1 आएगा। ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेट लिख रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं लिख रहा हूँ मैं। अगर बच्चों देखो n की वैल्यू 3 करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब 9 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, तो ये अप्रॉक्सीमेट आएगा तुम्हारा 4.6 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो अब बच्चों देखो ध्यान से देखो, मैं बोल रहा हूँ
इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, यहाँ पे डिफरेंस कितना क्या है, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट डिफरेंस है 1.9 का, अप्रॉक्सीमेट डिफरेंस है, सॉरी 1.9 बोल रहा हूँ, ये 1.6 का डिफरेंस है, 1.6 होगा ना, 1.7 का डिफरेंस है, ठीक है, 1.6 का। अगर बच्चों यहाँ पर डिफरेंस देखो, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, यहाँ पर देखोगे तो डिफरेंस आएगा अप्रॉक्सीमेट 2.5 का डिफरेंस है ना। तो देखो यहाँ से आपको क्या ऑब्जर्व हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि एन इंक्रीज करने पर रेडियस इंक्रीज करेगी, लेकिन इसके बीच का डिफरेंस भी क्या होगा, देखो इंक्रीज करेगा। मतलब मैं बोल रहा हूँ एन इंक्रीज करने पर रेडियस तो इंक्रीज करेगी, लेकिन रेडियस का बीच का डिफरेंस क्या होगा, वो भी इंक्रीज करेगा। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, क्योंकि मैंने देखो वैल्यू लेके आपको समझा दिया। देखो पहले डिफरेंस क्या था, R1 R2 के बीच में डिफरेंस 1.6 था, अब R2 R3 में बीच में डिफरेंस क्या है, 2.5 है। तो डिफरेंस देखो पहले 1.6 था, अब 2.5 हो गया, तो डिफरेंस इंक्रीज कर रहा है ना। अब देखो इसको मैंने क्यों बताया, तो देखो इसका यूज कहां पर होगा, देखो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, मान लो डायग्राम बना के दे देगा, ऐसे पूछ लेगा, तो बच्चों देखो एन इंक्रीज करने पर रेडियस इंक्रीज करेगी और उसके बीच का डिफरेंस इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो देखो आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, ध्यान से देखना। जैसे बच्चों देखो ये क्या है, न्यूक्लियस है, तो ये मैंने न्यूक्लियस बना दिया। अब देखो मैं फर्स्ट रेडियस बना रहा हूँ, फर्स्ट ऑर्बिट, तो ये मैंने ले लिया फर्स्ट ऑर्बिट है, क्लियर है। फिर सेकंड ऑर्बिट क्या होगा, सेकंड ऑर्बिट में रेडियस देखो ये मैंने बता दिया, तो ये डिफरेंस हो गया फर्स्ट और सेकंड में। अब जैसे ऑर्बिट बढ़ाओगे डिफरेंस ही बढ़ेगा, मतलब क्या हो गया, थर्ड ऑर्बिट देखो ये हो गया, पहले देखो डिफरेंस कम था, अब डिफरेंस देखो बढ़ गया। अगर मैं नेक्स्ट ऑर्बिट बनाऊंगा तो डिफरेंस क्या होगा, और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ये देखो डिफरेंस क्या होगा, और ज़्यादा बढ़ गया। यानी एन इंक्रीज करने पे रेडियस भी इंक्रीज करेगी, तो देखो इसकी रेडियस क्या है, न्यूक्लियस रेडियस, मतलब न्यूक्लियस के सेंटर से लेके, है ना, ये वाले इलेक्ट्रॉन के बीच के डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिट के बीच के डिस्टेंस को रेडियस बोलेंगे। तो देखो बच्चों यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस देखो कम होगी, अगर मैं पूछूँ यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस देखो ज़्यादा होगी, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस क्या होगी, और ज़्यादा होगी। यानी एन इंक्रीज करने पर रेडियस क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। और रेडियस के बीच का डिफरेंस भी देखो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे डिफरेंस कम है, यहाँ डिफरेंस बढ़ गया, यहाँ और बढ़ गया, तो रेडियस भी बढ़ेगी और उसके बीच का डिफरेंस भी इंक्रीज करेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग नोट करो इसको, तो मैं मान के चलाऊंगा आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो जैसे मैं सेकंड पार्ट डिस्कस करता हूँ, सेकंड पार्ट में वेलोसिटी की बात करता हूँ। अब देखो यहाँ पर देखो, अगर मैंने n की वैल्यू इंक्रीज करी तो बताओ बच्चों वेलोसिटी इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी, तो n इंक्रीज करोगे तो बच्चों देखो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। यहाँ पर देखो अगर n इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो n इंक्रीज करने पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये डिक्रीज करेगी, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी डिक्रीज करेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, चलो फिर बहुत अच्छी बात है। पोटेंशियल एनर्जी बताओ, अगर ऑर्बिट इंक्रीज करोगे तो बताओ बच्चों पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, n इंक्रीज करोगे तो 1/n² डिक्रीज करेगा, लेकिन माइनस में डिक्रीज करेगा, और माइनस में डिक्रीज करना मतलब इंक्रीज करना होता है। कैसे देखो मैं बताता हूँ आपको, 2 और 3 में कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, 3 वैल्यू ज़्यादा है। अब मैंने माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस में देखो ये वैल्यू कम है, माइनस में कब देखो माइनस में कम है मतलब ये वैल्यू ज़्यादा है, तो माइनस में कम होना मतलब ज़्यादा होता है। तो n इंक्रीज करोगे तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, तुम्हारी पूरी वैल्यू डिक्रीज करेगी, लेकिन माइनस में डिक्रीज करेगी, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। अब सेम उसी टाइप से देखो n इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, टोटल एनर्जी की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो आपको ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और बच्चों का ध्यान से देखो आप लोग, तो देखो 13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू क्या है यहाँ पर देखो ध्यान से देखो, 13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस वैल्यू की निकालो पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में, तो ये वैल्यू क्या होगी, -2 से डिवाइड कर दोगे, यानी इसी को लिख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाई -2 भी लिख सकते हो आप। यहाँ से वाली वैल्यू निकालो, तो ये वैल्यू क्या आएगी, इस -1 से डिवाइड कर दो, तो इसको लिख सकते हो टोटल एनर्जी डिवाइड बाई -1 लिख सकते हो, ठीक है। यानी यहाँ पे देखो बच्चों यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया, क्या फॉर्मूला बन गया कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाई -2 इक्वल टू
टोटल एनर्जी डिवाइड बाई -1। तो ये वाला पार्ट भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, जल्दी से इस पार्ट को नोट करिए। अभी बोहर मॉडल ख़त्म नहीं हुआ है, अभी मैं नेक्स्ट और एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको, तो जल्दी से नोट करिए आप। तो बच्चों देखो, अभी तक मैंने 5 फॉर्मूले डिस्कस किए हैं बोहर मॉडल में, तो वो आपको याद रखने हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो लास्ट वाला फॉर्मूला देखो मैं और डिटेल में डिस्कस कर देता हूँ। तो लास्ट फॉर्मूला क्या था कि जो टोटल एनर्जी इक्वल टू आया था वो कितना था, तो -13.6 Z²/n², और ये किस में था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, ठीक है। तो ये टोटल एनर्जी लिखा हुआ है। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर आप n की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो वो तो समझ में आ रहा है कि ये वाली वैल्यू डिक्रीज करेगी, और माइनस में डिक्रीज करेगी, मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो n इंक्रीज करने पर टोटल एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करेगी। अब अगर मैंने पूछा कि बताओ चो, सेम रेडियस जैसे देखो, यहाँ पर टोटल एनर्जी तो इंक्रीज करेगी, बट इसके बीच का डिफरेंस क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। तो अगर आपको उसको अच्छे जानना है तो आपको वैल्यू रख के देखना पड़ेगा। तो मैं चलो वैल्यू रख के बताता हूँ, फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मॉडल किसके लिए, सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है, और हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन में बोल दिया, मतलब इसका मतलब जेड की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 1 हो चुकी है, यानी ये 1 हो गया। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला कितना आएगा, फॉर्मूला आएगा -13.6 1/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, n की वैल्यू 1 रखी, तो मैंने इसको बोल दिया कि टोटल एनर्जी 1 है, ठीक है। मैं चलो देखो यहाँ पर रखता हूँ, नीचे से स्टार्ट करता हूँ। तो नीचे मैंने रखा कि मान लो मैंने n की वैल्यू 1 रखी, तो बोल दिया कि टोटल एनर्जी 1 है। फिर मैंने क्या किया, n की वैल्यू 2 रखी, तो बोल दिया कि वो टोटल एनर्जी कितना है, 2 है। n की वैल्यू 3 रखी, तो बोला कि वो टोटल एनर्जी कितना हो गया, 3 हो गया। और n की वैल्यू 4 रखने पे जो टोटल एनर्जी आएगी उसको मैंने क्या बोल दिया, टोटल एनर्जी 4 हो गया। तो देखो टोटल एनर्जी 1 की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पर देखो n की वैल्यू 1 रखो, यहाँ 1 रखोगे तो आएगी ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है ना। तो ये देखो इक्वल टू का साइन बना हुआ है। अब अच्छा देखो n की वैल्यू 2 रखो, तो यहाँ 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4, यानी 4 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। तो ये देखो ये वैल्यू आ गई। अगर n की वैल्यू 3 रखोगे तो यहाँ 3 रखो तो 3 का स्क्वायर 9, मतलब 9 से डिवाइड करो, तो 9 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। तो आप एक बार कैलकुलेट करके भी देख लेना, ठीक है। तो ये 1 लिखा हुआ है। अब क्या करोगे बच्चों, n की वैल्यू 4 रखो, 4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर 16 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। क्या ये वाला पॉइंट समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। तो ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ध्यान देखना, ठीक है ना, मैंने माइनस साइन भूल गया था। तो बच्चों ये वाली वैल्यू सारी आ रही हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो, इनमें देखो माइनस में देखो, माइनस हटा के देखोगे तो ये मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, बट माइनस लगने से ये वाली वैल्यू कम हो गई, यानी ये वाली वैल्यू ज़्यादा है। यानी जिसका n ज़्यादा है देखो वैल्यू क्या हो रही, बढ़ रही है, पहले कम थी फिर और बढ़ी, फिर और बढ़ी, फिर और बढ़ी। यानी मैंने बोला n इंक्रीज करने पर टोटल एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करेगी। यानी फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस से सेकंड ऑर्बिट की रेडियस की एनर्जी ज़्यादा होगी, सेकंड ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट की वैल्यू ज़्यादा होगी, थर्ड ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट की रेडियस ज़्यादा होगी, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं बताओ इसके बीच डिफरेंस बताओ क्या होगा, तो अगर ध्यान से देखो इसके बीच का डिफरेंस कितना आएगा, तो इसमें डिफरेंस लोगे तो अप्रोक्सीमेट आएगा 12, कितना आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ अप्रोक्सीमेट आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस आएगा। अगर बच्चों यहाँ पर इसमें डिफरेंस देखोगे तो कितना आएगा, तो इसमें जो डिफरेंस आएगा तुम्हारा अप्रोक्सीमेट 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, ठीक है। इसमें डिफरेंस देखो कितने का आएगा, तो इसमें अगर तुम डिफरेंस की बात करोगे तो ये आएगा 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आएगा। तो मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिया हुआ है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, n इंक्रीज कर रहे हो तो एनर्जी इंक्रीज कर रही है, लेकिन एनर्जी के बीच का डिफरेंस क्या हो रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है। तो पहले डिफरेंस क्या था, देखो ज़्यादा डिफरेंस था 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे में डिफरेंस कम हो गया 1.9 हो गया, तीसरे में और कम हो गया 0.7 हो गया अप्रोक्सीमेट, ठीक है। यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि n इंक्रीज करने पे टोटल एनर्जी तो इंक्रीज करती है, लेकिन टोटल एनर्जी के जो बीच का डिफरेंस होता है वो क्या होता है, ये डिक्रीज करता है।
जबकि रेडियस के बीच का डिफरेंस क्या हो रहा था, एन इंक्रीज करने पे इंक्रीज कर रहा था, लेकिन टोटल एनर्जी के बीच का डिफरेंस क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो आप लोग? ठीक है, तो मैं देखो इस पार्ट को रफ कर दे रहा हूँ। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं बता रहा हूँ, उसको भूल मत जाना, क्योंकि मैं नेक्स्ट एग्जाम जब लूँगा ना तो उसमें यही सब क्वेश्चन पूछूंगा, और जेईई और नीट में जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो भी सब इससे रिलेटेड आएंगे आपके। तो यहाँ से आइडिया लगा कि एन इंक्रीज करने पे टोटल एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करती है। अब देखो बच्चों, ऑर्बिट की जो एनर्जी है, तो ऑर्बिट को देखो मैं फ्लैट बना देता हूँ, ठीक है, कुछ टाइम के लिए फ्लैट इमेजिन कर लो। तो मैंने बना दिया, ऐसे फ्लैट कर दिया, देखो तो ऐसे बताता हूँ, ठीक है। ये हो गया, मान लो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हो गया एन इक्वल टू फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी थी, टोटल एनर्जी की वैल्यू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। अब मैंने क्या किया, सेकंड ऑर्बिट में मैंने क्या किया, ये सेकंड ऑर्बिट बना दिया मैंने। सेकंड ऑर्बिट में क्या था, यानी ये एन की वैल्यू कितनी होती है सेकंड ऑर्बिट में, 2 होती है, और यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू कितनी आ रही थी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही थी। और ये मैं किसके लिए बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ मैं फॉर हाइड्रोजन एटम, क्योंकि मैं जेड की वैल्यू 1 मान के बना रहा हूँ, ठीक है। तो पहले में डिफरेंस कितने का है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस है, और तुम थर्ड की बनाओगे तो क्या होगा, देखो डिफरेंस कम हो जा रहा था। तो n इक्वल टू 3 में क्या होगा, देखो ये n इक्वल टू 3 ऑर्बिट है, यहाँ पे जो एनर्जी थी कितनी थी, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। तो डिफरेंस पहले ज़्यादा था, अब डिफरेंस क्या हो गया, कम हो चुका है। अब देखो मैं बोलूँ, और मैं देखो n इक्वल टू 4 ऑर्बिट बनाता हूँ, तो ये जो है वो n इक्वल टू क्या है, 4th ऑर्बिट है। ऑर्बिट को मैंने फ्लैट बनाया हुआ है, ठीक है ना, तो इमेजिन कर लेना कि ऑर्बिट है। तो यहाँ पे जो एनर्जी थी कितनी आ रही थी 4 वाले केस में, 0.85 था कि नहीं था, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, ठीक है। फिर देखो मैं n इक्वल टू 5 बनाता हूँ, तो इसमें डिफरेंस और कम था, तो n इक्वल टू 5 में डिफरेंस और कम होगा, तो ये होगा -0.35। निकाल के चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। ऐसे मैंने बना दिया, ये वाला क्या हो गया, ये n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो गया, क्लियर है। तो इन्फिनिटी पे वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे इन्फिनिटी रखो, तो 1/इन्फिनिटी क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। यानी देखो n इंक्रीज, ये इसका मतलब देखो यहाँ से डायग्राम से क्या एक्सप्लेन हो रहा है कि n इंक्रीज करते जा रहे हो तो एनर्जी की वैल्यू क्या हो रही है, पहले क्या थी, माइनस में 13.6 कम होता है और -3.4 ज़्यादा होता है। तो n इंक्रीज करने पे क्या हो रहा है, देखो एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करती जा रही है, और इंक्रीज करते करते क्या हो गई, इनफाइनाइट पे 0 हो जाएगी। और ये क्या गैप डिपेंड करता है, डिनोट करता है। अब जैसे जैसे n इंक्रीज कर रहा हो तो एनर्जी तो इंक्रीज कर रही है, लेकिन उसके बीच का डिफरेंस देखो, पहले ज़्यादा डिफरेंस था, अब कम हो गया और कम हो गया, तो उसके बीच का डिफरेंस क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसको पहले तो नोट कर लो। तो बच्चों नोट कर लिया आप लोगों ने, तो देखो मैं आगे का पार्ट डिस्कस करता हूँ। तो बच्चों नोट कर लिया आप लोगों ने, तो बच्चों नोट कर लिया आप लोगों ने। तो मैं इस वाले पार्ट को रफ करता हूँ। अब देखो मैं आगे का पार्ट डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो बच्चों देखो बोहर ने क्या क्या बताया, मैं देखो एक बार आपको फिर से बताता हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनना। बोहर ने ये बताया कि न्यूक्लियस क्या होगा, सेंटर में होगा, और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसके बाहर घूमता रहेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमता है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमता है, और हर ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है, ये बोहर ने बताया। तो इससे हम लोगों ने क्या किया, तो बोहर ने पहली बात तो ये बताई इलेक्ट्रॉन घूम क्यों रहा है, इलेक्ट्रॉन को घुमा कौन रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घुमा रहा है। तो एक इक्वेशन बनाई थी हम लोगों ने। फिर सेकेंड पार्ट क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन हर जगह नहीं घूमता है, इलेक्ट्रॉन जहाँ जहाँ घूमता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक जगह ही घूमता है, और इलेक्ट्रॉन जहाँ घूमेगा उसको ऑर्बिट बोलोगे। और ये कैसे निकाला था बोहर ने, तो उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे जिससे उन्होंने ऑब्जर्व किया था ये बात। तो 2 इक्वेशन बनी थी, फिर दोनों इक्वेशन को मैंने सॉल्व कर लिया, तो मैंने 5 फॉर्मूले डिस्कस कर दिए, ठीक है। अब बच्चों देखो
ये मॉडल सिर्फ और सिर्फ किसके लिए था? सिंगल इलेक्ट्रॉन वालों के लिए था। ठीक है। थर्ड बात देखो क्या थी, बोहर ने ये बताया कि हर ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है, मतलब हर ऑर्बिट में एनर्जी क्या होती है? कंजर्व रहती है, मतलब कांस्टेंट रहती है। यानी हर ऑर्बिट की एनर्जी देखो, अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में घूमेगा तो वो जब उस ऑर्बिट में घूम रहा होगा तो वो ना ही एनर्जी का लॉस करेगा ना ही एनर्जी का गेन करेगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये टोटल एनर्जी है ना। यानी इस ऑर्बिट की एनर्जी क्या है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यानी इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में अगर घूमेगा तो ना ही वो एनर्जी लॉस करेगा ना ही एनर्जी गेन करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलो ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन मान लो फर्स्ट ऑर्बिट में नहीं है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? सेकंड ऑर्बिट में है। तो इलेक्ट्रॉन अगर सेकंड ऑर्बिट में घूमेगा तो वहां पर भी क्या करेगा? उसकी एनर्जी भी देखो क्या है? कांस्टेंट है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी वो वहां पर भी क्या करेगा? जब भी घूम रहा होगा तो ना ही वो एनर्जी लॉस करेगा ना ही वो एनर्जी गेन करेगा। तो एनर्जी कांस्टेंट होती है ऑर्बिट की, इसलिए हम लोग ऑर्बिट को स्टेशनरी ऑर्बिट भी बोलते हैं। तो लिख लेना टर्म स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, क्योंकि हर ऑर्बिट की एनर्जी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलो ठीक है। अब थर्ड बात उन्होंने देखो और नेक्स्ट क्या बताई कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में कैसे जाएगा। तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन पहले मान लो हाइड्रोजन का यहाँ फर्स्ट ऑर्बिट में है, तो इलेक्ट्रॉन को यहां से अगर यहाँ पे जाना है तो इस ऑर्बिट की एनर्जी कम है और इस ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा है। इसका मतलब वो एनर्जी क्या करेगा? एब्जॉर्व करेगा। ठीक है, कितनी एब्जॉर्व करेगा? जितना इसके बीच का क्या होगा? डिफरेंस होगा। तो कितना डिफरेंस है? इनका माइनस करो तो डिफरेंस आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। यानी अगर इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जाना है तो उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी कितनी? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, जितना डिफरेंस होगा। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन को ऊपर से नीचे आना है तो ऊपर से नीचे आएगा तो क्या करेगा? अब ऊपर वाले की एनर्जी ज्यादा है और नीचे वाले की एनर्जी कम है, तो ऊपर से नीचे आएगा तो इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी क्या करेगा? एमिट करेगा। ठीक है ना। कितनी एमिट करेगा? जितना बीच का डिफरेंस होगा। कितना डिफरेंस है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रॉन अगर एक ही ऑर्बिट में घूमेगा तो ना ही वो एनर्जी लॉस करेगा ना ही एनर्जी गेन करेगा, लेकिन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट यानी ऑर्बिट को जब चेंज करेगा तो या तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या तो एनर्जी रिलीज करेगा। कितनी एब्जॉर्ब करेगा कितनी रिलीज करेगा? जितना उस दो ऑर्बिट के बीच का डिफरेंस होगा तो उतनी एनर्जी। अगर वो नीचे से ऊपर जा रहा होगा तो एनर्जी क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, और ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। यानी लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो इसको देखो मैं लिख लेता हूं यहां पे मैं लिख देता हूं, अगर इलेक्ट्रॉन कहां होगा? लोअर ऑर्बिट से कहां जाएगा? हायर ऑर्बिट में। ठीक है, तो एनर्जी क्या करेगा? वो लोअर से नीचे जा रहा है, देखो एनर्जी क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये एनर्जी क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब करेगा। और हायर से नीचे यानी ऊपर से नीचे आएगा, हायर से लोअर में, तो एनर्जी क्या करेगा? एमिट करेगा। क्लियर है आप लोगों को? यानी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट चेंज कर सकता है। कब चेंज करेगा? या एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट उसको करना पड़ेगा। कितना? जितना बीच का डिफरेंस होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डिफरेंस कैसे निकालोगे? समझ में आ गया आपको डिफरेंस कैसे निकालोगे? ठीक है, तो आपने नोट कर लिया, तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने नोट कर लिया है। तो देखो मैं एक शॉर्टकट बता देता हूं डिफरेंस निकालने का। तो मैं इसको रफ करता हूं, उसके बाद बताता हूं। तो बच्चों ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना कि कभी भी इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएगा, लोअर से हायर में जाएगा, कितनी भी हायर में जा सकता है। वो 0 से 1 पे जा सकता है, 1 से 2, 2 से 3, या 0 से 3, 0 से 4, कहीं से भी कहीं जा सकता है। ठीक है, अगर वो जाएगा तो एनर्जी तुम्हें देनी पड़ेगी हमेशा, और वो एनर्जी की वैल्यू फिक्स होगी। यानी जितना डिफरेंस होगा एग्जैक्ट उतनी देनी पड़ेगी, तब वो वहां से वहां पहुंचेगा। ठीक है ना। इसीलिए एनर्जी क्या करता है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, मैंने याद है बोहर ने क्या एक्सप्लेन किया था, अभी आगे मैं बताऊंगा। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि वहां पे एक स्पेसिफिक टाइप की फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करता है। यानी स्पेसिफिक यानी एक फिक्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो फिक्स क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे ऑर्बिट के बीच का डिफरेंस क्या है? वो फिक्स होता है, इसलिए हो रहा है। चलो खैर वो बात की बात है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो मैं आपको एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला बताने वाला था। तो देखो बच्चों, एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है। अब डिफरेंस का फॉर्मूला निकालते हैं। तो टोटल एनर्जी इनिशियल में बोलूँ तो क्या होगा? 13.6 होगा। Z² बाई N² इनिशियल हो जाएगा, है ना।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे सेम एटम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एनर्जी दो ऑर्बिट के बीच में डिफरेंस देख रहे हो तो दोनों ऑर्बिट किसमें है, सेम एटम के अंदर ही तो है। अगर मैंने हाइड्रोजन का एटम लिया है, उसका सेकंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट में एनर्जी का डिफरेंस निकाल रहा हूं, तो एटम तो हाइड्रोजन का ही है ना, मतलब जेड की वैल्यू क्या हो गई, फिक्स हो गई। फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए मैं बात करूं तो जेड की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो चुकी है, वो फिक्स हो चुकी है। कोई और लोगे तो क्या होगा, फिक्स नहीं होगी, कुछ और होगी। हीलियम लोगे तो क्या होगा, He+ लोगे तो 2 हो जाएगी। क्लियर है? तो इसलिए मैंने जेड को चेंज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो सेम एटम की अंदर की बात हो रही है। अब फाइनल में बात करूं तो क्या होगा, 13.6 क्या होगा, Z² बाई क्या हो गया, N फाइनल स्क्वायर, ये भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। ठीक है, अब देखो मुझे डिफरेंस निकालना है टोटल एनर्जी का, तो डिफरेंस क्या होगा, ये होता है टोटल एनर्जी फाइनल माइनस टोटल एनर्जी इनिशियल होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ वैल्यू उठा के रखो, तो वैल्यू रखो कितना आएगा, फाइनल वैल्यू ये हो गई, यानी आएगी -13.6 Z² बाई N² है ना, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो आएगा 13.6 Z² बाई N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये फाइनल है और ये वाला पार्ट इनिशियल है। तो देखो बच्चों यहाँ पर 13.6 Z² कॉमन है, तो मैं लिख लेता हूँ 13.6 Z² कॉमन हो गया, तो ये पॉजिटिव वाला मैं पहले लिख लेता हूँ। पॉजिटिव क्या है यहाँ पर, इनिशियल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन फाइनल स्क्वायर, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसका फॉर्मूला आ गया, एनर्जी डिफरेंस निकालने का। ठीक है, तो एनर्जी डिफरेंस का बच्चों देखो ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग इसको नोट करिए। ठीक है, तो देखो आपसे मैं एक एग्जांपल लेके बता सकता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि मुझे हाइड्रोजन की बात करनी है, फॉर हाइड्रोजन एटम हो गया, मुझे यहाँ पर क्या करना है, एनर्जी डिफरेंस निकालना है, फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट के बीच में एनर्जी डिफरेंस कितना है। ठीक है, फर्स्ट से सेकंड ऑर्बिट के बीच में एनर्जी डिफरेंस कितना है। तो अभी बच्चों देखो हम लोग ने सॉल्व किया था, तो वहां पे हमने कैलकुलेट कितना किया था, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा था। देखो मैं फॉर्मूले से निकालूंगा तब भी 10.2 आएगा, तो हाइड्रोजन के लिए मैं निकाल रहा हूँ, तो टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा 13.6 हो जाएगा। Z² मतलब 1² हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन में जेड की वैल्यू 1 होती है, और 1 बाई इनिशियल मतलब क्या हो गया, इनिशियल। अब देखो डिपेंड करेगा, देखो ये वैल्यू देखो मैं मुझे यही बताना था कि ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और ये वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है। पॉजिटिव मतलब एनर्जी क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। और अगर कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो कहां से कहां जाएगा, वो लोअर से हायर ऑर्बिट में जाएगा। ठीक है, और अगर ये वैल्यू निगेटिव है, निगेटिव मतलब एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज कर रहा है, यानी एमिट कर रहा है। तो एमिट कर रहा है मतलब क्या होगा, एमिट कब करेगा, जब हायर से लोअर में आएगा। मतलब ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हायर से कहां जाएगा, लोअर ऑर्बिट में। तो समझो ये वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव दोनों आ सकती है। अब मैं मान लो मुझे बीच का डिफरेंस निकालना है, तो मैं यहाँ मॉड वैल्यू निकालता हूँ। ठीक है, मॉड में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ पॉजिटिव वैल्यू आने वाली है। तो इनिशियल कोई भी मान लो, इनिशियल चलो मैंने 1 को मान लिया, 2 को मान लिया, चलो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इसको मैंने 1 को मान लिया, तो ये वैल्यू किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। तो आप कॉल सॉल्व करो 4, ठीक है ना, चलो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं 1 ले लेता हूँ, यहाँ पे 2 ले लेता हूँ। सॉल्व करोगे तो 4 - 1 यानी 3/4, तो 13.6 आ गया। ये कितना आ गया, 3/4 आ गया, है ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी, इसको क्या करोगे तो आएगा 3.4, 3.4 × 4 कितना आ गया, 3.4 × 3 12, 2, 9, 10, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो आ गया कि नहीं आ गया, तो 10.2 क्या आ चुका है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ चुका है। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, यानी 1 और 2 फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट के बीच का डिफरेंस क्या होगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो कभी भी किसी भी एटम के ऑर्बिट में एनर्जी का डिफरेंस, बीच का डिफरेंस निकालना हो तो ये वाले फॉर्मूले का आप यूज करोगे, तो यहां से बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो 10.2 आ तो गया है। अब डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकंड में जा रहा है कि सेकंड से फर्स्ट में आ रहा। अगर फर्स्ट से सेकंड में जाएगा यानी लोअर से हायर जा रहा है, यानी वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। गेस कर लोगे, अगर वो सेकंड से फर्स्ट में आ रहा है मतलब हायर से लोअर में आ रहा है, मतलब एनर्जी को वो रिलीज कर रहा होगा। क्लियर है, तो आप जल्दी से इसको नोट करिए, फिर मैं नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करता हूँ।